जी नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की खसूसी नशरियात में खुशामदीद। मैं हूँ शहजाद रज़ा, मेरा साथ दे रही हैं समीना राना। कोरोना वायरस पाकिस्तान दुनिया भर में जिसका एक चैलेंज दरपेश है, उस पर मुख्तलिफ पहलुओं से हम आपको आगाह कर रहे हैं। मकसद ये है कि आपको आगाही फराम की जाए, आपको मालूमात दी जाए और उन लोगों से, अहम लोगों से आपकी बात कराई जाए और वो सवालात उठाए जाएं जिनके जवाब आप चाहते हैं। समीना, अगर वक्त ज़ाहिर किए बगैर मेहमान की जानिब बिल्कुल, चले जाएं, बिल्कुल, मुनीर बिल्कुल। अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब। आप न्यूयॉर्क में जी हैं, वहाँ की सूरत हाल बड़ी एपिक सेंटर है USA में। वी होप कि आप खैरियत से होंगे, आपके दोस्त अहबाब, आपके फैमिली मेम्बर्स। जी अल्लाह का शुक्र है, अब तक सब ठीक ठाक है। हम सब खैर से हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत मेहरबानी आपकी। जी, और थोड़ा ज़रा पाकिस्तानी जो न्यूयॉर्क में रहते हैं उनका भी हाल बता दीजिए, आपसे शायद राब्ते में रहते होंगे। जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी इस केस से, एक वायरस से बहुत नुकसान पहुंचा है। कुछ केसेस इन्फेक्शन की काफ़ी हुई हैं। पूरी स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो हमारी कौंसल जनरल साहिबा के पास हैं जी और जितनी भी वो मदद कर सकते हैं तो वो हम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल वो आइसोलेशन में रखते हैं एब्सोल्युटली। और जब वो अस्पताल में भी किसको ले जाते हैं तो फिर उसको एक्सेस वहाँ नहीं मिलता है। तो काफ़ी मुश्किलात हैं, ह्यूमन लेवल पे मुश्किलात पेश आती हैं सबको, पर हमारी कम्युनिटी को भी इफेक्ट हुआ है। तो देखिए, बस ये अल्लाह की मेहरबानी करे और हम इससे निकल आए। बिल्कुल जी, यही दुआ करनी चाहिए। मुनीर अकरम साहब, जिस तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी का आपने भी जिक्र किया, बड़ी तादाद में अमेरिका में मौजूद है, न्यूयॉर्क में भी, तो क्या क्या मुश्किलात आप समझते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को आ रही हैं और क्या भरपूर इजाला किया जा रहा है वहाँ पर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं? वो ये हमारे एम्बेसडर वाशिंगटन में और हमारी कौंसल जनरल साहबा ने यहाँ काफ़ी फंड रेजिंग की है। लोगों को जो उनकी ज़रूरियात हैं, कुछ लोग जिनकी जॉब्स अफेक्ट हुई हैं उनको मदद करना, लोगों को एडवाइस, मेडिकल एक्सेस पर एडवाइस करना, जो कुछ स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज हैं उनको वापस भिजवाना, ये सब काम कर रहे हैं वो। इंशाल्लाह हमारी कम्युनिटी ने भी काफ़ी हौसला दिखाया है और इंशाल्लाह वो इससे निकल आएंगे। मुनीर अकरम साहब, कोरोना की बात तो हम करते रहेंगे, ज़रा अफगानिस्तान और कश्मीर के ऊपर मैं आपसे एक दो सवाल करना चाहूँगा। पहले अफगानिस्तान के ऊपर जो अफगान मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने भारत के मनफी जो एक किरदार है उसको उन्होंने उजागर किया और कहा कि भारत हमेशा से मनफी किरदार अदा करता रहा है। लेकिन अमेरिका की और अक्सर आलमी ताकतों की ख्वाहिश रही है कि भारत किसी न किसी तरह इस सारे अमल में उसका हिस्सा रहे। आप कैसे देखते हैं अफगान तालिबान के इस बयान को? ये देखिए, ये मेरे ख्याल में कुछ गलत फहमी है कि अमेरिका भारत को प्रेस कर रहा है कि वो शामिल हो जाए। जो हकीकत ये है कि भारत चाहता है तो वो इस प्रोसेस में शामिल हो जाए और उस प्रोसेस में वो भाग रहा है। तो इसलिए अब हर तरफ से वो धक्के दे रहा है अमेरिका को कि हमें भी शामिल करें इस प्रोसेस में, पर दिखाने के लिए ये भी अपनी टांगों पर रखा है कि जी नहीं, हम नहीं ज्वाइन करेंगे जब तक ये होगा ना वो होगा। तो हकीकत यह है कि हिंदुस्तान तो डेस्परेट है कि इस तरह से अपनी पोजीशन को सेव करे। अब प्रोसेस में वो बिल्कुल बाहर है, तो उसकी कोशिश यही है कि किस तरह से वो घुसाए अंदर। ठीक ठीक। समीना, आपकी इजाज़त से एक सवाल अगर जी और मैं जी। कर लूँ। सर ये बताइए कि ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, असद मजीद साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उसको कैरी किया। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया मुनासिब समझता है अमन के लिए तो अफगान तालिबान से मुज़ाकरात कर सकता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया उनके इस बयान से। जी देखिए, मेरे ख्याल में उनका जो ये बयान था ये एक पोलाइट रिस्पॉन्स था। इसमें कोई पॉलिसी इम्प्लीकेशंस को हमें नहीं देखना चाहिए। ये हिंदुस्तान चाहता है कि अंदर आए प्रोसेस में। वो देख रहा है कि अब तालिबान और यूनाइटेड स्टेट्स की एग्रीमेंट हो गई है, उसमें इनका कोई रोल नहीं है।
ये देख रहे हैं कि जो जो लोगों से इन्होंने राब्ता रखा है वो शायद वो उनकी पावर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, जी। तो इससे वो घबरा रहे हैं और इसलिए वो आना चाहते हैं। अब जो सवाल पूछा गया हमारे एम्बेसडर साहब से, उन्होंने एक पोलाइट सा जवाब दिया है, इसमें कोई पॉलिसी इम्प्लीकेशन नहीं। ठीक ठीक। अच्छा सर, अब पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हो गया अफगानिस्तान में, यू थिंक कि अब वो जो एक अमल ज़रा जमूद का शिकार हो गया था और वायलेंस दोबारा अफगानिस्तान में शुरू हो गया था, वो ख़त्म होगा और वापस कैदियों के तबादले और उसके बाद अल्टीमेट एग्रीमेंट इंटर अफगान डायलॉग की तरफ बढ़ जाएंगी दोनों पार्टीज? देखिए, इसमें पहली चीज तो ये इनका आपस में जो समझौता हो गया है वो अच्छा है, क्योंकि नेगोशिएशंस करने के लिए एक यूनिटी एक तरफ से होनी चाहिए और दोनों तरफ से होनी चाहिए, तो फिर नेगोशिएशंस हो सकती हैं। तो इसलिए ये अच्छा है, अच्छी डेवलपमेंट है फॉर नेगोशिएशंस। दूसरे पहलू पे बात हमने देखनी है कि रिडक्शन, ये सीज फायर या रिडक्शन ऑफ वायलेंस, यूएस और तालिबान के एग्रीमेंट में सिर्फ ये लिखा है कि रिडक्शन ऑफ वायलेंस होगा, वो तालिबान ने सीज फायर नहीं माना अब तक। तो अब देखना है कि किस कंडीशंस पे वो मानेंगे। उन्होंने प्रिजनर्स रिलीज मांगी है, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, कुछ एक मैकेनिज्म बनाना है जिससे सीज फायर वायलेशंस की एक कोई मॉनिटरिंग हो। तो ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करनी होंगी और फिर आगे बढ़ना होगा। तो इंशाल्लाह देखिए, एक ये अच्छी डेवलपमेंट है और इंशाल्लाह इस पे भी कुछ पेश रफ्ता हो सकती है। ठीक, समीना आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं जी सर, एक सवाल और मेरा है आपसे, वो ये कि अब जब ये कोरोना ने दुनिया को मतलब आइसोलेट कर दिया लोगों को और पॉलिसीज तब्दील हो रही हैं, तो तरह तरह के तज्जियात सामने आ रहे हैं। मैं आपका टेक चाहूँगा इस पे कि कहा यह जा रहा है कि चीन और अमेरिका के दरमियान शायद एक और सर्द जंग का आगाज़ हो जाए। आप समझते हैं कोई ऐसा होने जा रहा है? जी, मेरे ख्याल में कोई जंग होने का तो इम्कान मुझे नहीं नजर आता, पर कोल्ड वॉर तो जारी है। कोल्ड वॉर की बड़ी डायमेंशंस हैं, ट्रेड है, इकोनॉमिक्स है, उसके ऊपर तो काफी इनकी खींचतान तो सालों से हो रही है। अब ये एस्केलेट हो गई है, ब्लेम गेम शुरू हो गया है कि कोरोना वायरस कहाँ से आया, किसने किया, और बहुत मेरे ख्याल में बहुत फार रीचिंग कंक्लूजन्स हैं कि जी चीन ने कोई लेबोरेटरी से आया, ये कोई एविडेंस उसका नहीं है। पर इस तरह की आपस में इन्होंने टक्कर ली है, मेरे ख्याल में ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है कि इस तरह की दो सब में जो अहम ताकत है उनमें कॉन्फ्रंटेशन हो इस वक्त। ये अच्छा इम्कान नहीं है इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, न तो ग्लोबल ऑर्डर के लिए। ठीक ठीक। और अब सर, ये अमेरिका में इलेक्शन का साल है, आप अमेरिका में हैं, वहाँ पे लोगों से आप मिलते होंगे, देखते होंगे, उनके मिजाज को देख रहे होंगे, तो क्लोज कॉन्टेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पॉपुलैरिटी ग्राफ कुछ कम हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप का? जी अब यहाँ अजीब सूरत हाल है। ये पॉपुलैरिटी ये उसमें कम हो, पोल्स में जाती है नीचे, पर उनका जो बेस है, जो पॉलिटिकल बेस है, वो हिलता नहीं है। तो 30-35% उनका सपोर्ट बिल्कुल अभी तक मुकम्मल है। तो रेस मेरे ख्याल में काफी क्लोज होगी और इस वक्त कह नहीं सकते हैं कि ट्रंप साहब जीतेंगे या बाइडेन साहब जीतेंगे, पर क्लोज रहेगी। अब इकोनॉमी पे भी काफी डिपेंडेंस है, अगर इनकी इकोनॉमी बिल्कुल ही डाउन चली जाती है तो उससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ट्रंप साहब पे। ठीक ठीक। सर, कश्मीर के ऊपर आते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ ट्वीट्स किए और उन्होंने फिर एक दफ़ा दुनिया को खबरदार किया कि भारत आज़ाद कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। ये भारत चाहता क्या है इस वक्त? इस वक्त तो कोरोना से लड़ने के लिए हर जो मुल्क है वो बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, वहाँ पे अपनी सूरत हाल इतनी ख़राब है, उसके बावजूद जब दुनिया की तवज्जो वहाँ पे है, तो ये जाली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके क्या मिलेगा भारत को? जी देखिए, भारत की पॉलिसी कश्मीर में तो हर वक्त कोई न कुछ जाली करने की उस पर डिपेंडेंट है।
आप 89 से देखें, वो जो इलेक्शन रिग की भी थी, उसके बाद में क्या उसका इम्कान हुआ। तो एक मेंटालिटी है उनकी कि वो समझते हैं, वो जानते हैं कि कश्मीरी अवाम उनको कभी नहीं मान सकती है, ना कभी मानेगी उनकी हुकूमत को। तो उन्होंने कुछ न कुछ चालाकी दिखा के दुनिया को दिखाना है कि जी नहीं, सब ठीक ठाक है, ये सब टेररिस्ट हैं वगैरह। तो इसलिए धांधली उनको करनी पड़ती है। धांधली के बगैर तो उनकी पॉलिसी बिल्कुल ही साफ आ जाएगी दुनिया के सामने कि एक ब्रूटल ऑक्यूपेशन है, फॉरेन ऑक्यूपेशन है। उसको छुपाने के लिए ये काफी सारी चीजें ये कर रहे हैं। लेकिन मुनीर अकरम साहब, क्या आप नहीं समझते कि भारत अब जो अपना असल चेहरा है और जो पॉलिसीज हैं जो कि खासतौर पर मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ हैं, वो छुप नहीं पा रही? अगर इस चैलेंज की बात कर लें कोरोना वबा के हवाले से, कश्मीरियों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, अब भी जो खबरें आती हैं कि एमएस के मुताबिक बहुत सारे कश्मीरी, निहत्ते कश्मीरी ऐसे हैं जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात तक तो मुयस्सर है नहीं और उन्हें हिरासा किया जाता है, वो रात रात भर अपने घरों से बाहर रहते हैं। क्या आप नहीं समझते कि जो इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें हैं वो खासतौर पर इस मौके पर अपना किरदार उस तरह से नहीं निभा रही जो उन्हें निभाना चाहिए? जी हाँ, बस ये बहुत अफसोस की बात है कि ये ममालिक जो हैं, जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स समझते हैं, और वो जब हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक मार्केट है और हिंदुस्तान का जो इन्फ्लुएंस है उसका जब सामना आता है तो फिर उनका मुंह बंद हो जाता है। तो अब ये हमारी तो यही कोशिश है कि उनको शेम किया जाए कि आप तो इतना ह्यूमन राइट्स की डिफेंडर्स अब से बनते हैं, तो आप कुछ कहिए और करिए कुछ इन हालात में जो हाँ कश्मीर में और जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनके साथ जो ज्यादती हो रही हैं उस पे मुंह खोलें, कुछ करें और अपना जो वैल्यूज हैं, जो इनकी ह्यूमन वैल्यूज जो कहते हैं, उसके तहत कोई पॉलिसी अडॉप्ट करें। अब तक ये नहीं हुआ है, पर उनकी पॉलिसीज मुड़ रही हैं। उनकी अंदरूनी ओपिनियन हिंदुस्तान के बारे में अभी मुख्तलिफ है। वो समझते हैं कि ये किस किस्म की हुकूमत है, पर अब तक वो एक कलेक्टिव करेज नहीं आया है जिससे वो पॉलिसीज बदलें। हमारी कोशिश जारी है और इंशाल्लाह आगे हिंदुस्तान की जो पॉलिसीज हैं ये बिल्कुल साफ दुनिया के सामने जब आएंगी, फिर पॉलिसीज इनको बदलनी, वेस्टर्न जो मुल्क हैं उनको अपनी पॉलिसीज को देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये कंसिस्टेंट है अपनी ह्यूमन राइट्स वैल्यूज की तहत। ठीक ठीक। और पाकिस्तान कैसे उन्हें इस बात पर कन्विंस कर सकता है कि वो अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाएं? जी, हमारे पास तो डिप्लोमेसी है और डिप्लोमेटिक हमारा कैंपेन दुनिया भर में जारी है। इजाफा हमने किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, बायलैटरली भी पॉलिसीज थोड़ी बहुत बदली हैं, उनके ख्यालात बदले हैं। अभी उसको आगे किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं उसकी वो कोशिश जारी है। इंशाल्लाह अगर हिंदुस्तान इनकी पॉलिसीज नहीं बदलती हैं तो उसको नुकसान होगा और इंशाल्लाह उसके ऊपर प्रेशर आएगा अपनी पॉलिसीज बदलने के लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में। नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे थे, बात कर रहे थे कि भारत का हमेशा से ये वतीरा रहा है और समीना जो उन्होंने बात की कि पाकिस्तान ने अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि भारत एक बहुत बड़ी इकॉनमी है और वो ममालिक जो इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं वो शायद इस वजह से हिचकिचाहट का शिकार हैं क्योंकि उनके मुआशी मफादात भारत के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जी, और जिस तरह से अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हर फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं निहत्ते कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए और वो कश्मीरियों का सफ़ीर बनकर इस सारे मामले को उठा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जो असम्बली है वहाँ पर भी हमने देखा जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस
वबा के आने से बहुत पहले इन तमाम खदशात का इजहार किया था कि मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है भारत की जानिब से, जो भारत की पॉलिसीज़ हैं ख़ासतौर पर अपने हमसाया ममालिक के लिए, अगर उनको तब्दील ना किया गया और नरेंद्र मोदी के इस RSS नज़रिए की जानिब भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया की तवज्जो बारहा मबजूल करवाई कि अगर इस हिटलर और नाज़िज़्म को तब्दील करने के लिए दुनिया ने अपनी पॉलिसीज़ ना बदली, आलमी कुव्वतों ने अपनी पॉलिसीज़ टूवर्ड्स भारत नहीं बदली, तो फिर सूरत हाल जो है वो पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह और ख़तरे का बायस बन सकती है। जी बिल्कुल। और वज़ीर आज़म ने जब उन्होंने ओथ लिया और उस वक़्त ही उन्होंने कहा था कि वो भारत कश्मीरियों के सफ़ीर के तौर पर काम करेंगे, भारत को वो कोशिश करेंगे उसको चेहरा उसका बार बार बेनकाब करें और उन ममालिक को ख़ास तौर पे वो ममालिक जो कश्मीरियों के दर्द को समझ सकते हैं और मतलब उनका कोई बायस नहीं है, कम अज़ कम उनको इस बात पर लेके आएँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कश्मीरियों की मदद करें। और एक बात बहुत अहम है जिसको भारत हमेशा से इग्नोर करता है, मुनीर अकरम साहब इस वक्त नहीं, उनसे सवाल ये ज़रूरी था कि तीन फरीकैन हैं इसमें, और कहा तो ये जाता है कि चीन भी एक फरीक है, यूनाइटेड नेशंस भी है, लेकिन जो बुनियादी बात जो है कि ये कोई टेरिटरी का मसला नहीं बल्कि एक ये ह्यूमन राइट्स का और इंसानों का ये मसला है और कश्मीरी इसमें सबसे बड़े फरीक हैं। इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जर्मनी में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा ज़बरदस्त जो एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो लेके चलते थे फ़ॉरेन ऑफिस में जब आप तर्जुमान की हैसियत से काम कर रहे थे। ज़रा थोड़ा सा पहले कोरोना वायरस पे बात कर लें आपसे कि ये बताइएगा जर्मनी में सूरत हाल क्या है और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जर्मनी में मौजूद हैं, क्या कुछ वापस आना चाह रहे हैं, आपसे यकीनन राब्ते में होंगे। जी बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। ये जनाब जर्मनी में इस वक्त करीबन 7,500 अमवात हो चुकी हैं, 7,935 जी। और जो अफेक्टेड लोग हैं वो 1,75,000 के करीब हैं। 175,000 कोरोना पॉजिटिव हैं और 7,935 के करीब अमवात हुई हैं। इनका कर्व अब फ्लैटन कर गया है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इनकी बड़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस रही हैं और जो इनके लोग हैं वो दे आर वेरी एमिनेबल, एक्सेप्टेबल टू दी गवर्नमेंट के जो अहकामात हैं उनको मानने का। इन्होंने कहा कि जी लोग बाहर नहीं आएंगे, अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो जुर्माना 25 यूरो, पब्लिक प्लेस में अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ तो 25 यूरो जुर्माना हो जाएगा, और आप मॉल्स बंद रखेंगे। और अब इन्होंने गुज़िश्ता एक हफ्ते से दुकानें और मॉल्स भी खोलनी शुरू कर दी हैं विद सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि उसमें मास्क हो, सैनिटाइजर हो, ग्लव्स हो, सारा कुछ हो, और एक महदूद नंबर ऑफ पीपल जो हैं किसी मॉल में जा सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। इनके पास 28,000 इंटेंसिव केयर बेड्स थे व्हेन कोरोना स्टार्टेड, 28,000, और इन्होंने इसको 40,000 कर लिया है, कैपेसिटी बढ़ा रही है, और अभी तक इनके पास बेड्स में जगह मौजूद है। लोग इतने ज्यादा चूंकि इफेक्ट नहीं हुए। बड़ी सक्सेस स्टोरी है मुकाबलतन इटली के और फ्रांस के और जो और ममालिक इसी नेबरहुड में हैं। तो ये बड़े इफेक्टिव रहे, बड़े कामयाब रहे, और ये 2.5 मिलियन 25 लाख लेबॉर्ट्री टेस्ट जो होते हैं कोविड के ये कर चुके हैं, और इनकी कैपेसिटी है 8,60,000 टेस्ट पर वीक। हर हफ्ते ये 8,60,000। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव इनका रिस्पॉन्स रहा है। और इसकी बड़ी वजह जो मेरी नज़र में इनकी कामयाबी की है वो ये है कि इनके लोगों में वो जो अहकामात हुकूमत के होते हैं उसको बड़ा डिलीजेंटली, रिलीजियसली फॉलो करते हैं कि ये हुकूमत जो कह रही है ये हमने करना है। बिल्कुल जी, ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तानियों की भी सूरत हाल कुछ बता दें, कुछ वहाँ पे हैं जो वापस आना चाहते हो? जी पाकिस्तानी हैं, हमने 2 फ्लाइट्स भिजवा दी हैं वापस। एक कल आ रही है लाहौर से फ्रैंकफर्ट, लेकिन ये वन वे है, फेरी फ्लाइट है, वापसी पे फेरी करेगी, आते हुए लोगों को लेकर आएगी। हम मेजॉरिटी ऑफ लोग जो स्ट्रैंडेड की कैटेगरी में आते थे उनको वापस भिजवा चुके हैं। अब जाहिर है रूटीन के विजिट वाले लोग हैं जो वापस जाना चाहते हैं, जिनका वीजा एक्सपायर नहीं हो रहा या रेजिडेंट परमिट का मसला नहीं है या कॉलेज स्कूल का मामला नहीं है, लेकिन वो जाना चाहते हैं, उनका हक है। वो मेरा ख्याल है अगला स्टेप है, उस पर इस्लामाबाद में जैसे ही फैसले होते हैं उन्हें भी इंशाल्लाह भिजवाना शुरू कर देंगे। हम कॉन्स्टेंटली इन टच हैं, हमारा कॉन्सुलेट इन फ्रैंकफर्ट और बर्लिन में हमारी एम्बेसी विद द कम्युनिटी, और कोई 1-2 केस हमारे नोटिस में आए थे जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है, और फिर वो ट्रीट हो गए, ठीक हो गए।
ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी नरमियां की जा रही हैं लॉकडाउन में, दुनिया भर की हम बात करें, जर्मनी को एक और क्रेडिट भी जाता है, जिस तरह से पूरी जिंदगी जो थी सरगर्मियां मुतासिर हुई, इस तरह से खेलों का शोबा भी मुतासिर हुआ। तो जर्मनी में जो मुलतवी किया गया फुटबॉल मैच था, वो लीग दोबारा से शुरू हुई और इसको दोबारा से न्यू नॉर्मल, इस सारी सिचुएशन को एक नया नाम दिया गया है। तो खेलों के शोबे के लिए ये एक बड़ी अच्छी खबर है और इसको एक मेजर लीग भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस सारी हालात के बाद ये पहली फुटबॉल लीग है जो कि अब दोबारा शुरू हुई है, क्योंकि वहां पर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे कि शायकीन के बगैर ही ये लीग जो है वो करवाई जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, ये जिसको कोट एंड कोट स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं या एक विजडम के साथ लॉकडाउन कहते हैं, उस तरफ को ये मूव कर रहे हैं। बिकॉज चूंकि इन ऑल प्रोबेबिलिटी हमें वैक्सीन नहीं मिल सकेगी 6 माह या इससे ज्यादा, तो जाहिर है जिंदगी उसको आगे चलना है और अपने आप को बीमारी से भी बचाना है। तो एक मोहतात तरीके से इस लॉकडाउन को खोलने में, ये जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि फुटबॉल में उन्होंने कुछ मैचेस कराए हैं जहां अभी तक पब्लिक नहीं है। 25 मई के बाद बात हो रही है कि कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल को भी ये मैच फुटबॉल वगैरह देखने की इजाजत होगी। उनको अभी उनकी रेगुलेशंस आनी है, लेकिन ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता द कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स स्मार्ट लॉकडाउन या एक नॉर्मल सी, कोट एंड कोट नॉर्मल सी, जिसमें आप अपने रोजमर्रा के काम भी काफी हद तक कर